ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सी संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। रिवर्स लेवल क्वेश्चंस नवंबर 24 एग्जाम के हो सकता है आपने सॉल्व किए हो सकता है आपको आते हो नहीं आते हो, बट माय पॉइंट हियर इज टू डिस्कस कि रिवर्स लेवल क्वेश्चंस होता क्या है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, 100% आया होगा। आई एम श्योर यू वुड हैव स्कोर्ड गुड। बट फ्यूचर में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, सो व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। मैं आप लोगों को बताऊंगा एक सिंपल सेट ऑफ प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है। फिर बाद में कोई भी कॉन्सेप्ट का कैसा भी रिवर्स लेवल क्वेश्चन आने दो। सो दैट इज द होल इंटेंशन ऑफ दिस सेशन। ऑब्वियसली ये तीन जो क्वेश्चन आए हैं इंस्टीट्यूट के नवंबर 24 के, वो तो मैं डिस्कस करने ही वाला हूं। But how we can make things very very simple is also what I am going to teach you। मतलब अपना जो एक माइंड सेट है वो एग्जाम में रिवर्स लेवल क्वेश्चन देख के हिलना नहीं चाहिए, राइट? तो कैसे उसको स्मूथ करना है एंड एट द सेम टाइम कैसे ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इज व्हाट वी विल डिस्कस। सो लेट द गेम बिगिन। अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, डेफिनेटली डू दैट एंड नोटिफाई, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीजें लेकर आता रहूंगा विच विल एंश्योर टू गेट यू द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। उसके पहले ओपन कर लीजिए ये प्यारा सा पेपर विच इज नवंबर 24 का AFM एग्जामिनेशन। अनलेस यू आर कॉन्सेप्चुअली वेरी क्लियर विद द थिंग्स, अनलेस एंड अनटिल आपने हर एक सम को 3 बार सॉल्व करके नहीं प्रैक्टिस किया हो, you will not be able to score an exemption or more in this paper. So in those terms this paper was good. The best part 30 marks जो स्कोरिंग था वो आपको कैसे यूटिलाइज करना है एंड ऑल ऑफ दैट पॉइंट इज देयर। बट फिलहाल मेरा ये होल इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस पेपर इज वेरी क्लियर। एक मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2B जो एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया था। फिर मेरे को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3A। दिस क्वेश्चन इज ऑफ IRRM। सो ये दो तीन क्वेश्चन है, ये अपन लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एक कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, एक IRRM का क्वेश्चन है और एक EVA का बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी टुडे व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो चलो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद दिस क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। थोड़ा सुर्खियों में रहा ये क्वेश्चन फॉर मिसिंग इंफॉर्मेशन। तो क्या थी वो मिसिंग इंफॉर्मेशन वो भी डिस्कस करेंगे। एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू आर लाइकिंग द इनिशिएटिव्स। दूसरा, प्लीज इंश्योर कि कमेंट में आप लोग शेयर करते रहो। आपको अगर मेरी तरफ से कुछ AFM में चाहिए या IBS में चाहिए तो कि भाई सर हमको लगता है कि यार सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा यूनिक था, सर व्हाई डोंट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, या सर ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डाउट आ रहा है या ये कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है। सो डेफिनेटली द स्टेज इज ऑल योर्स। यू हैव टू टेल मी एंड आई विल ब्रिंग दैट थिंग फॉर यू। तो चलो ऑन दैट नोट आप लोग ओपन कर लो नवंबर 24 का पेपर। इफ यू डोंट हैव, विजिट माय टेलीग्राम चैनल। नीचे कमेंट में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, वहां पे ये पेपर और अब जो ये पेपर को मैं सॉल्व करने वाला हूं, ये देखो ये पेपर को अब मैं सॉल्व करने वाला हूं आप लोगों के साथ एकदम क्विक मैनर में। तो ये जो पेपर को सॉल्व करने वाला हूं इसका सोल्यूशन, ये दोनों चीजें मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रहा हूं और भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज वहां पे मिल जाएंगे। सो जस्ट गो टू दैट द टेलीग्राम लिंक एंड यू विल गेट इट। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं दिस क्वेश्चन, advanced capital budgeting। Please open, let's start। PQ Limited expects a sales of 100 lakhs in the year 1. The same will increase by rupees 20 lakhs per year over the next 4 years. At the end of 5 years, the project would be wound up. Depreciation will be charged 20% per annum on straight line method. The expenses excluding depreciation will be 40% of sales. There will be no salvage value of the plant. PQ Limited proposes to invest in the plant an amount where the net present value is 0। टैक्स रेट दिया है 30%। अपने को कैलकुलेट करना है कितना इन्वेस्टमेंट करे कि मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाए। अब जब भी आप नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करोगे, सीधी सी बात है डिस्काउंटिंग रेट आएगा। बिकॉज क्या होगा, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 करना है। सबसे पहली चीज, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, कहना इससे, ये देखो ये तो बेसिक्स अपना मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन अगर किसी मैं इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट को भी दूंगा ना, वो भी इसको सॉल्व कर पाएगा। ठीक है। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट, इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
अब ये लोग बोल रहे हैं दिस इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो लोग बोल रहे हैं ये नेट प्रेजेंट वैल्यू को जीरो रखो। देखो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कीप द नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी जीरो। ठीक है, तो अब अगर मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू को जीरो रखा, मतलब कैन आई से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो मैं इधर बोल सकता हूं व्हेन नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। राइट, अब यहां पे अपने को यही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो फाइंड करना है। देखो यहां पे क्या बोला क्वेश्चन ने अपने को बहुत क्लियरली बोला हुआ है यू हैव टू फाइंड आउट द इन्वेस्टमेंट विच कैन बी मेड इन द प्लांट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, करेक्ट, कितना मैं पैसा खर्चा कर सकता हूं। इन शॉर्ट दिस इज द मिसिंग फिगर, x is what we have to find out, मतलब basically present value of cash outflow is what is missing at a point where NPV is zero, मतलब present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मैंने ढूंढ लिया, तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मिल जाएगा बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल। सो अब मेरा फोकस क्या है, करेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। चलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के लिए पहले मैं ढूंढू तो सही मेरा कैश इनफ्लो क्या है। तो कहना इससे उसके लिए मेरे को पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एबिट लेस इंटरेस्ट। राइट, तो मेरे को सबसे पहले वो फॉर्मेट बना लेना है। 5 साल तक वो चीज मेरी चलने वाली है, तो वो पांचों चीज मेरे को जो कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स नेट कैश इनफ्लो आता है उसको मैं डिस्काउंट करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। डिस्काउंट करूंगा तो उसके लिए डिस्काउंटिंग परसेंटेज होना चाहिए जो इस क्वेश्चन में मिसिंग है, बट ठीक है वो मेरे लास्ट की चीज है, बट उसके पहले तक की चीजें तो मैं फाइंड आउट करूं, फिर बाद में उसको क्या कैसे ट्रीट करना है वो अपन लोग वहां पे इंस्टीट्यूट क्या यूजुअली व्यूज लेता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो समझ में आ गया तुम लोगों को कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। राइट, सो एग्जाम में जैसे आप एनपीवी देखते हो यू नो एनपीवी इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्वेश्चन ने बोल दिया है दूसरी चीज आपको कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है। तो जैसे ये आपको मिल गया आइडिया, आपको पता चल गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है। मेरे को अभी यहाँ पे फाइंड आउट करना है कैश आउटफ्लो। अब मेरे को इन शॉर्ट बचता है मेरे लिए एक ही चीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड आउट कर लू। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या होता है, सो कैश इनफ्लो प्राइमरीली क्या होता है, इट इज, तो आपको ऐसे सिचुएशन में कभी भी जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग। अब व्हाई इज दिस कंसिडर्ड एज अ रिवर्स लेवल क्वेश्चन, बहुत ये रिवर्स लेवल क्वेश्चन नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट ठीक है बिकॉज इसमें डिस्काउंटिंग रेट मिसिंग था, इसके लिए मेरे को मेनली ये तुम लोगों के साथ डिस्कस करना था फ्रैंकली स्पीकिंग। और दूसरा कि यूजुअली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दिया होता है, एनपीवी अपने को फाइंड आउट करना होता है, तो इसके लिए एनपीवी यहाँ पे दे दिया है, तो अपने को अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो फाइंड करना है। तो काइंड ऑफ ये रिवर्स लेवल क्वेश्चन जैसा भी समझ सकते हो आप। नाउ द पॉइंट इज के आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटली जो चीज आपको आती है ना, लिख लो उस चीज को फंडामेंटली। अब आपको यहाँ पे पता चल गया, आपको फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। क्या आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड आउट करना आता है? द आंसर इज यस। मतलब अगर आप लोग मेरे नोट्स ओपन करते हो, आपके जो भी प्रोफेसर के नोट्स होंगे एडवांस कैपिटल बजटिंग में सबसे पहली चीज उन्होंने आपको यही लिखाई होगी। अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रॉपर नोट्स नहीं है देन इन दैट केस डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर द मैजिक बुक। अच्छी चीज, आपको सब चीजें एक जगह पे मिल जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये पूरा आपके पास चीज यहाँ पे रेडी है। अभी क्लियर एवरीबॉडी गाइस? सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज मैं पहले फटाफट ये फॉर्मेट को लिख लूंगा एंड फॉर्मेट के हिसाब से कैन आई से मेरे को यहाँ पे 5 साल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर तुम लोग नोट करोगे तो ईयर 1, 2, 3, 4 और 5 इयर्स में ये प्रोजेक्ट वाउंड अप हो जाएगा। PQ Limited expects sales of 100 lakhs in the year 1. The same will increase by 20 lakhs per year over the next 4 years. So मेरे को पता चल गया है यहाँ पे कि मेरा सेल्स कितना होने वाला है, 100 increase by 20 every year, increase by 20 every year and increase by 20 every year. तो 180 तक जाएगा। लेस उन्होंने बोला है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना आने वाला है यहाँ पे, तो वो भी उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है दैट the expenses excluding the depreciation will be 40% of sales। अगर आप लोग नोट करोगे तो इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। सो आप लिख लोगे वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, समझ लो आप एक साथ ही आ गया,
एंड ये बहुत अच्छी तरह से क्लियरली इजी वे में बोल दिया है, इट इज 40% ऑफ सेल्स। सो कैन आई राइट हियर 40, फिर आता है 48, फिर बाद में आता है 56, 64 एंड 72। एंड जब ये आप माइनस करके लिखेंगे, कैन आई से दिस विल बिकम योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बट यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट का कोई टेंशन है ही नहीं, सो यही आपका हो जाता है अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। बिकॉज यहाँ पे ये नेट प्रेजेंट वैल्यू वाली बातें हैं, तो डेप्रीसिएशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये हो गया अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, राइट। अब यूजुअली आप क्या करते हो, लेस आप करते हो डेप्रीसिएशन, तो आपको मिल जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस यू कैन डू टैक्स, ये आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड देन आप डेप्रीसिएशन को एड बैक कर देते हो। सो यू कैन यूज दिस फॉर्मेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम है, तो इससे अच्छा आप फटाफट और एक चीज यूज कर सकते हो, जहां पे आप टैक्स माइनस करके टैक्स सेविंग्स ऑफ डेप्रीसिएशन है उसको यहां पे आप लिख सकते हो। सो अगर अगेन यू जस्ट विजिट दिस थिंग, अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स है आपके पास बेटा, आपके पास टैक्स रेट है, यू विल गेट द अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, इसमें आप टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर दो, यू विल गेट नेट कैश इनफ्लो। अब ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये चीज अगर आपको एग्जाम टाइम पे नहीं पता है और आप बोलोगे अगला ये तो चीज क्लिक ही नहीं हुआ, तो कैसे चलेगा दीदी, ठीक है ना। तो ये सब फॉर्मेट आप लोगों के पास चीजें रेडी होनी चाहिए। इवन इफ यू हैव बीन माय स्टूडेंट, मैजिक बुक में है ये, आप लोगों को कितनी बार रिवाइज भी करवाया है। अब आपको ये चीज उधर क्लिक नहीं होती है, तो एटलीस्ट ये वाली चीज तो क्लिक हो जाएगी। एटलीस्ट टाइम थोड़ा लगेगा, बट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। आंसर दोनों के हिसाब से सेम ही आने वाला है। कहने का मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द, मतलब ये जो ऐसा क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर के बिगिनिंग का पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है, और उसके बेसिस पे, उसके नॉलेज के बेसिस पे अपने को ये सॉल्व करना है, एंड यू विल गेट द आंसर गाइस। फटाफट चलो, अब यहां पे अपन लोग ईबीडीटी लिख लेते हैं क्विकली ऑन दैट नोट। सो ईबीडीटी अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स मेरा आ गया यहाँ पे 60, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, आप माइनस करोगे यहाँ पे टैक्स, टैक्स आपको दिया हुआ है कितना, एट द रेट डायरेक्टली 30% दे दिया है वो लोग ने। सो अपन लोग ने टैक्स माइनस कर दिया 30%, सो विच इज 18। सो मेरे को फाइनली क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 42। इस पे मैं ऐड क्या करूंगा, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रीसिएशन। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, यहाँ पे देखो फॉर्मेट देख लेने का, कभी भी एक जगह पे सारे फॉर्मूलाज आपके होने चाहिए। सो टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रीसिएशन आप लोग ने देख लिया यहाँ पे, तो आप लोग लिख देंगे ऐड टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रीसिएशन। आया यहाँ पे गेम चेंजर। सर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब तक जब आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते थे तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो कैश आउटफ्लो होता था ना आपका, वो होता था एक मशीन में आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख का, उसके ऊपर 20% आप कैलकुलेट करते हो डेप्रीसिएशन। बट अब यहाँ पे तो है ही नहीं आपके पास कैश आउटफ्लो, क्योंकि आपको वही तो फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो आप ऐसे सिचुएशन में ये कैश आउटफ्लो को क्या लोगे, एक्स। तो अज्यूम करते हैं अपन लोग वही अपना कैश आउटफ्लो, वही अपना मशीन है, वही अपना इन्वेस्टमेंट है। सो लेट द कैश आउटफ्लो, या जिसको अपन लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, या जिसको अपन लोग बोलेंगे भाई मशीन, तो वो लेट द कैश आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट या मशीन जो भी है, बी रुपीज एक्स, बी रुपीज एक्स। तो एक्स रुपीज का हम लोग ने मशीन खरीदा, तो डेप्रीसिएशन क्या आएगा, तो यहां पे बहुत क्लियरली बोला है स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट कितना 20%। सो ईयर 1 कितना हो जाएगा 0.2 इंटू एक्स, तो 0.2x हो गया ईयर 2, और एक 0.2x ईयर 3, और एक 0.2x भाई पता है ना आपको कि SLM होता है, तो सेम ही रहेगा हर ईयर। सो ईयर 3, 4, 5 सब जगह 0.2x का ही आपका डेप्रीसिएशन आने वाला है। ऑलराइट गाइस, सो डेप्रीसिएशन यहाँ पे मेरा क्या आ गया 0.2x, तो सीधा सीधा नहीं आया है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रीसिएशन। तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है 0.2x मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट विच इज 30%, ये आता है 0.06x। अब आपको ये सिस्टम नहीं पता है ना कि
पैट प्लस टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। देन इन दैट केस आप एग्जाम में फिर वो नहीं आएगा ना आंसर, कैसे आएगा आंसर? तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी नोन वेल इन एडवांस। उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इवन दो आई नो दिस कॉन्सेप्ट, बट अगर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया होगा ना इसका, गाइस क्लिक नहीं होता है यार ये चीज। सही है, चलो सो अब मेरे को फाइनली आ जाता है cash flows after tax, which is 42 plus 0.06x। डन। इसमें इसको अब मैं करूंगा डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट। ये आ गया यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना सस्पेंस इंस्टीट्यूट का। बस यही एक प्रॉब्लम था, कुछ स्टूडेंट्स ने अज्यूम किया 10%, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आईसीएआई भी अज्यूम करता है 10%, तो आप 10% अज्यूम करके चल रहे हो, तो आपको यहाँ पे पहले साल का नेट कैश फ्लोज मिल जाएगा, नेट कैश इनफ्लो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड दैट इज गोइंग टू बी 42 प्लस 0.06x मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। दूसरा ऑप्शन, आप डिस्काउंटिंग फैक्टर को डाल दो डैश, बोल दो नो डिस्काउंटिंग, नहीं करने का हमारे को डिस्काउंटिंग, तो आपका यहां पे आ जाता है 42 प्लस 0.06x। दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। या तो आप डिस्काउंटिंग परसेंटेज अज्यूम कर लो और वहां पे एक बड़े कैपिटल वर्ड में लिख के आना इन एब्सेंस ऑफ इन्फो बाय आईसीएआई, ऐसा एकदम इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय आईसीएआई we have assumed the discounting factor at 10 20 15 जो आपका फेवरेट नंबर है वो। else in absence of information we have assumed that there is no discounting factor and the net cash, the cash flows after tax is the net cash inflow। clear everybody? बस अब यही सिस्टम, यही चक्री चलानी है अपने को 5 साल। इस बात पे चाय की चुस्की तो बनती है। क्यों? आ गया ना अपना आंसर, ऑलमोस्ट समझ में आ गया आपको। अब कुछ स्टूडेंट्स है जिनको ये डायरेक्ट मेथड नहीं जमेगा, तो उनके लिए मैं बता दूं सेल्स 100। चलो इधर अपन लोग उसको लेके करते हैं सॉल्व। तो सेल्स आ गया 100 लेस वेरिएबल कॉस्ट है 40, वेरिएबल कॉस्ट प्लस इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गया तो वो है 40। तो आपका अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आता है 60। नाउ देयर आर चांसेस कि आप बोलो सर हमको ये डायरेक्ट वाला चीज याद नहीं है, तो हम कर सकते हैं कि ऐसे भी कर सकते हो, वो भी आपको बता दूं। तो आप करोगे लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मैंने अभी आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाया, इट इज 0.2x। तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 60 माइनस 0.2x बराबर, यस सर। इस पे अपन लोग टैक्स माइनस करेंगे 30%, तो 60 में से 30% गया तो 42 माइनस 0.2x में से 30% गया तो आता है 0.14x। कर लो भाई, कर लो कर लो, 0.2 माइनस 30% करने का तो आएगा 0.14x। सो ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटा। एड बैक आप कर दोगे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितना है 0.2x, तो 42 तो ज्यों का त्यों रहेगा। यहां पे ये मेरा प्लस है बराबर है, तो प्लस 0.2x मतलब 0.20x। यार फाइनल वालों को पढ़ा रहा हूं मैं, इतना चीजें पता होनी चाहिए। तो 0.20x प्लस में है, इधर माइनस में है आपके पास 0.14, तो अब ऑब्वियसली प्लस वाला बड़ा है तो इधर आ जाएगा प्लस। 0.2 माइनस 0.14 कैलकुलेटर पे आप करो, 0.2 माइनस 0.14 आप कैलकुलेटर पे करो, आपका आ जाएगा 0.06x। तो आप ऐसे भी करोगे आपका आंसर सेम आएगा, बट ऑब्वियसली दिस इज बोलते हैं ना लेंथियर सिस्टम। यहां पे भी आया मेरा वही है 42 प्लस 0.06x, 42 प्लस 0.06x। आप कोई भी सिस्टम को फॉलो करो, चीजें आप लोगों के पास बुक में डायरेक्टली अवेलेबल है। एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आप लोग नोट कर रहे हो, सब चीजें जो है आपको मिल गई है। गॉट इट गाइस? चलो डन। सो ये रहा आपका सिस्टम। अब आपको ये सेम टू सेम चीज, अब आपको ये सेम टू सेम चीज ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 के लिए कैलकुलेट करनी है। जो भी आपका नेट कैश इनफ्लो आता है, से फॉर एग्जांपल यहां पे आया अपना 42 प्लस 0.06x, तो 42 प्लस 0.06x प्लस ये ईयर 1 का हुआ, प्लस अभी अपन लोग ईयर 2 करेंगे। चलो ईयर 2 कितना है, हाँ बोलो भाई, ईयर 2 का भी कैलकुलेशन अभी अपन लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो 120 माइनस 48, तो 120
-48 आप लोग ने किया तो आया 72। 72 में से 30% गया तो आया तो ये आ गया आपका 50.4 प्लस टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन ज्यों का त्यों ही रहेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम है तो टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 50.4 प्लस 0.06x। तो ये आपका ईयर 2 का आ गया क्या 50.4 प्लस 50.4 प्लस 0.06x प्लस 0.06x। बस ऐसे ही आपको पांचों साल का ऐड करते जाना है। ऐसे भी ये ईयर 3 का आएगा यहाँ पे। अब इसमें ऐड करते जाएंगे। अब मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। सो मेरा इंटेंशन पूरा यही था कि आप लोगों को मेन कॉन्सेप्ट समझा दूं। एंड नाउ मैंने ये पूरा का पूरा सम उस हिसाब से सॉल्व कर दिया है गाइस। सो ये देखो सेम यहाँ पे भी मैंने किया है। ईयर 3 का अपना 140 माइनस 56 तो अपन साथ में ही कर चुके थे। अपना 94 आया, उसमें से 30% माइनस किया तो आया अपना 65.8। इसमें मैंने टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन किया। ऐसे करते करते मैंने पूरा का पूरा सम सॉल्व कर दिया। अब सुनो क्या किया मैंने। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 ये हो गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मतलब अज्यूम कर दिया कि अगर मैंने कुछ डिस्काउंटिंग नहीं किया तो आप 10% डिस्काउंटिंग कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बट वो और लेंदी बन जाएगा कैलकुलेशन, इसके लिए मैंने तो उसको इग्नोर ही कर दिया और मैं नोट लिख दूंगा। अब ऑल ऑफ दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये चीज अपन लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ये चीज तो पहले अपन प्रूव कर चुके हैं ना। एट एनपीवी 0 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को तो हम लोग ने एक्स अज्यूम कर लिया है। सो ये जो भी हम लोग का इधर कैलकुलेशन आया है ना गाइस, ये सब हम लोग ने क्या लिया इज इक्वल टू 1x। अब ये 0.06x 5 बार है तो 0.06 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आता है 0.30x। ये आता है 0.30x। तो 1 तो यहां पे आया क्या था मेरा, आया था इधर 301 प्लस 0.30x। 0.30x को मैं उधर लेके गया तो आ गया मेरा 301 इज इक्वल टू 1x माइनस 0.30x। इसको अपन लोग ने सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया, आंसर आया 430। अगर मेरा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ रहेगा तो वो आप लोग देख लेना। लॉजिकली मैंने तुम लोगों को पूरा ये सम क्लियर कर दिया है, कोई टेंशन नहीं है। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? मजा आया तुम लोगों को? सर ये नोट्स हमको कहाँ पे मिलेंगे? जैसा मैंने आपको बोला है टेलीग्राम चैनल पे जाओ, हर एक चीज आपको वहां पे मेरे काफी सारे और भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे गाइज। And with this we complete our first sum and that is capital budgeting। अब आपको फील नहीं आ रहा है कि अरे यार क्या सिंपल सम था यार, मिस कर दिया यार? करेक्ट। अब मार्क्स जो एक्स्ट्रा है, जिसने डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब तक नहीं आया या उसका मार्क्स किसको मिलेगा? जो इधर तक लेकर आया है वो। भाई इधर तक तो पहुंचो। अब तुम लोग अगर इधर तक पहुंचे ही नहीं, समझो किसी ने ये स्टेटमेंट अगर पूरा बना दिया और मैं एग्जामिनर हूं 5 आउट ऑफ 5, 5 मार्क का सम था ये, ठीक है। कोई भी सेंसिबल एग्जामिनर होगा, ये अगर उसने पूरा बना दिया है ना 5 आउट ऑफ 5 उसको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी का कैलकुलेशन मत कर तो भी चलेगा क्योंकि भाई तुमने डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दिया है तो तुम्हारी गलती इंस्टीट्यूट, बट इधर तक आपने किया है क्या? नहीं सर मैं लिख कर आया क्वेश्चन 2B इंफॉर्मेशन इज मिसिंग तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं चलता है भाई, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट का जहाँ पे गलती है उसको उधर अपन लोग बोल सकते हैं भाई मार्क्स दे दो, बट ये सब तो इंफॉर्मेशन था ना बेटा, तो ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे अपन लोग एंड दैट इज बेस्ड ऑन IRRM। वेरी नाइस क्वेश्चन, अगेन अगेन बेस्ड ऑन रिवर्स, है इजी बट बेस्ड ऑन रिवर्स वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 3B इज ऑन IRRM। फटाफट रीड करके उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सॉरी 3A, क्वेश्चन नंबर 3A आ जाओ। X Limited is planning to expand its operations in view of growing demand for its products. It is considering to borrow an amount of 100 crores for a period of 3 months in the coming 6 months time from now. Wait, सबसे पहले तो ये इंटरप्रिटेशन लिखना जरूरी है। कंपनी को क्या चाहिए? सिर्फ इट इज प्लानिंग टू एक्सपांड एंड उसके लिए उसको चाहिए इट इज गोइंग टू बोरो।
तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कब आता है? जब आपको बोरो करना है या जब आप इन्वेस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि जब आप बोरो करते हो तो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो, और इंटरेस्ट अगर आपको फ्यूचर में पे करना है तो आपके लिए एक रिस्क है उसके इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन की वजह से। या आप इन्वेस्ट करने वाले हो तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो देर इज अ रिस्क किस चीज का, कि इंटरेस्ट का जो रेट है वो फ्लक्चुएट होगा। उससे बचने के लिए आप एक डेरिवेटिव टूल यूज करते हो जो अपने को सिखाया जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में। इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव टूल यूज किया है FRA, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। समझ में आ रहा है आपको? लॉजिकली कोई भी चीज को समझना है अपने को। हमने यहाँ पे देखा यार, बोरो करना है, बोरो करना है तो इंटरेस्ट पे करेंगे अपन। इंटरेस्ट कब पे करने वाले हैं? 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसा कुछ तो भी लिखा है। तो तब तो इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, और अगर वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कहीं ना कहीं मेरे को तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे चीज से अपने आप को मैं कैसे सेव करूं? तो उसके लिए आप एक इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचने के लिए आप एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। कौन सा? फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। एंड वही अभी अपन लोग ने इस क्वेश्चन में यूज किया। यहाँ पे बोरोइंग का अमाउंट कितना है बेटा? 100 करोड़। बोरोइंग अमाउंट इज 100 करोड़। बात है बोरोइंग अमाउंट 100 करोड़। याद रखना, वर्ड बोरोइंग या फिर वर्ड इन्वेस्टमेंट सुनोगे ना तो इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आया मतलब IRRM आएगा। गॉट इट सर? ओके, नेक्स्ट। द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% per annum, but due to inflation it may go up in 6 months time। तो मैंने बोला ना, ये डर रहता है हमेशा एक बोरोवर को कि बढ़ गया तो क्या, वैसा। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा इसको उसको क्या ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो वो देखते हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months इन द कमिंग 6 months फ्रॉम नाउ। आओ, एक टाइमलाइन बनाना बहुत जरूरी है यहाँ पे अपने पास। व्हाट विल बी द टाइमलाइन? अपन लोग खड़े हैं इधर, टुडे 0, अपन लोग खड़े इधर, तो उसको कब चाहिए पैसा? उसको कब चाहिए पैसा? देखो जरा, उसको चाहिए पैसा इन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months इन द कमिंग 6 months टाइम फ्रॉम नाउ। उसको आज से 6 महीने बाद, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, टोटल 9 months के लिए चाहिए। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? तो कैन आई से 6/9 वाला सिस्टम अपन लोग यहाँ पे अपना लेंगे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये चीज अपन लोग ने लिख लिया। अब देखो, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए यार। देखो, मेरा सजेशन है, अगर आपको ये बेसिक भी नहीं पता है तो आप IRRM का मेरा रिवीजन लेक्चर है वो देख लेना, आपको ये बेसिक चीजें सब पता चल जाएगी गाइस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि भाई 8% से बढ़ गया तो तू एक काम करना, अपने आप को हेज कर ले। हेज करने के लिए तू FRA यूज कर। उसने वही किया। द कंपनी वांट्स टू हेज इटसेल्फ अगेंस्ट द लाइकली इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। बैंकर्स कोटेड एन FRA एट 8.2% पर एनम। ठीक है भाई, तो हमारे को हम लोग ने बोला भाई चलो एक FRA एंटर करते हैं 8.2% के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ड्यू टू FRA द एक्चुअल इंटरेस्ट इफ द बैंकर पेज टू XY लिमिटेड एन अमाउंट ऑफ दिस। अब सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के ही मॉड्यूल का, फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो मैं दिखाता हूं तुम्हारे को। ये देखो, आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट का मैं मॉड्यूल खोल रहा हूं। ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, इसका मैं IRRM का ही देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, जो आपको इधर दिखेगा, मेसर्स पार्कर एंड कंपनी। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है पता है क्या? यहाँ पे भी आप FRA एंकर कर रहे हो। देखो, करंट इंटरेस्ट रेट इज 9%, बट इफ इट में गो अप टू 6 months, ये वो। तो कंपनी ने बोला चलो भाई, वी विल टेक अ FRA एट द रेट 9.3% पर एनम। अब अगर ये 9.6 हो गया तो क्या होगा, एंड 8.8 हो गया तो क्या होगा, इज द सोल्यूशन जो अपन लोग सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या किया? अब यहां पे इंस्टीट्यूट ने बोला हम आपको बता देते हैं कि फर्स्ट केस में बैंकर XY को पे कर रहा है, सेकंड केस में XY बैंकर को पे कर रहा है, तो वो जो FRA की रेट में चेंज हुआ है, जो इंटरेस्ट की रेट में चेंज हुआ है, वो क्या था? समझ रहे हो? तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, उसमें FRA का जो रेट है अपना, जैसे अपना ये इधर 8.2 है वो दिया है,
साथ में इंटरेस्ट क्या चेंज हुआ है वो भी दिया है। इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से ऑब्वियसली 1% विल गेन 1% विल लूज, ठीक है। वो अपने को कैलकुलेट करना था वहां पे, व्हाट 1%, कितना अमाउंट 1% विल गेन एंड 1% विल लूज, यहां पे वो अमाउंट दे दिया है। आपको फाइंड आउट करना है क्या इंटरेस्ट रेट, हेलो, क्या इंटरेस्ट रेट है वो। सो बेसिक्स पे स्टिक करना है। आप अगेन आ जाओ मेरे आईआरआरएम के नोट्स के ऊपर। ये है मेरा फर्स्ट फॉर्मूला एफआरए का। जब आप लोग ये देखो, ये ओपन करते हो आप लोग मैजिक बुक, जैसे आप लोग मैजिक बुक ओपन करोगे आपको दिखेगा सबसे पहला अपन लोग ने किया है एफआरए। और एफआरए में पहले अपन लोग ने एक अंडरस्टैंडिंग लिया, एग्जांपल्स और वो सब समझा, और फिर यहाँ पे आपको देखेगा फाइनल सेटलमेंट बाय स्पेक्यूलेटर। ये फर्स्ट फॉर्मूला जो अपन लोग इधर एफआरए का यूज करते हैं, एग्जैक्टली एज इट इज यही फॉर्मूला यूज करना है। बस इस क्वेश्चन में ये अमाउंट दे दिया है, एन अमाउंट दे दिया है 100 करोड़, फॉरवर्ड रेट अपने को दे दिया है, बराबर है। अपने को खाली फाइंड आउट करना है द रिमेनिंग नंबर विच इज दिस, विच इज गोइंग टू बी एक्स फॉर नाउ। तो ये अपना बैलेंसिंग अमाउंट आ जाता है। मैंने उल्टा कर दिया शायद, अपने को एफआर रेट दे दिया है, सॉरी। हाँ, अपने को ये रेफरेंस रेट से फॉर एग्जांपल फाइंड करना है। वी विल टेक दिस एज एक्स एंड पूरे सम को अपन लोग सॉल्व करके आएंगे एंड काम हो जाएगा। समझ में आया आपको कि कितना इजी था ये। सो अब मैं अगर आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा पता है क्या, ये फॉर्मूला उधर लिख कर आ जाऊंगा। फॉर्मूलाज के ऊपर बहुत अच्छा ग्रिप होना चाहिए एएफएम में गाइस, अदरवाइज थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को अभी ये चल सिस्टम तो पता चल गया है कि भाई ठीक है, एक जगह पे बैंकर इज पेइंग टू एक्स वाई, एक जगह पे एक्स वाई इज पेइंग टू बैंकर, मतलब एक जगह पे हाई एक जगह पे लो है, तो ठीक है। अब वो मैं लॉजिकली आपको अभी बता दूंगा, और मेरे पास ये फॉर्मूला है, मैं ये फॉर्मूला प्रेजेंट करके आ जाऊंगा, खाली मेरे को नंबर सब्स्टिट्यूट करना है, आई विल हैव द आंसर, हो गया अपना काम। गॉट इट। सो चलो अब इसमें सम को सॉल्व करेंगे अपन लोग। प्लीज पार्डन मी, ओके। अब सबसे फर्स्ट केस में क्या हुआ है यहाँ पे, ये देखो। फर्स्ट केस में क्या हो गया यहाँ पे की किधर गया क्वेश्चन, ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है द एक्चुअल रेट इफ बैंकर पेज टू एक्स वाई लिमिटेड। बैंकर ने एक्स वाई को पे किया है तो क्या हुआ होगा। आओ थोड़ा सा इसको लॉजिकली, आओ इसको थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं गाइस, इट विल बी वेरी वेरी नाइस। सुनो, अगर मेरा एफआरए मतलब मेरा ये रेट मैंने फ्रीज कर दिया है 8.2, मैंने रेट फ्रीज कर दिया 8.2। अब मेरे को कब फायदा होगा, जब रियल इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर जाएगा। समझो रियल रेट इंटरेस्ट हो गया 9.1%, आहा, तो मैं छाती ठोक के क्या बोलूंगा, मार्केट में सब लोग बोरो कर रहे हैं 9.1 पे, मैं बोरो कर रहा हूं 8.2 पे, मेरे को 0.9% का फायदा हो गया। सो यहां पे जब बैंकर पेज टू एफआरए, सॉरी, जब बैंकर पेज टू एक्सवाई, इन सच सिचुएशन, बेटा क्या हो रहा है, इन सच सिचुएशन जब बैंकर इज पेइंग टू एक्सवाई, हेलो पे अटेंशन, जब बैंकर इज पेइंग टू XY at that point in time, what is happening basically is that, yes, is that the interest rate will go up. क्यों, क्यों ऐसा, क्योंकि मेरे को फायदा, XY को फायदा तब भी होगा जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। बोलते हैं ना अपन लोग, वी आर द बोरोवर, लॉन्ग किया अपन लोग ने, तो अपन लोग ने 8.2 पे फ्रीज कर लिया है। अब अपने को कब फायदा होगा, अपन चाहते हैं अब इंटरेस्ट रेट जा ऊपर, क्योंकि हम लोग ने एफआरए के रेट पे फ्रीज कर लिया है। एंड जब वाइसे वर्सा हुआ, जब XY पेज टू बैंकर, जब XY पेज टू बैंकर, तब क्या होगा, इंटरेस्ट विल गो डाउन। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन। समझ में आ गया आप लोगों को ये लॉजिक, ये खाली मेरे को ऐसे ही लॉजिक बताना था, बाकी आपको फॉर्मूला आता होगा ना, तो ये लॉजिक के बिना भी आप लोग कर पाओगे, इतना लोड नहीं आएगा। तो अभी फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है इंटरेस्ट, बैंकर पेज टू एक्स वाई, बैंकर पेज टू एक्स वाई, राइट। तो बैंकर जब एक्स वाई को पे कर रहा है मतलब इंटरेस्ट रेट ऊपर गया होगा। आओ अब फटाफट अपन लोग यहाँ पे वो जो फॉर्मूला है अपना उसको लिख लेंगे एंड वी विल इजीली बी एबल टू सॉल्व। चलो अब सिस्टम अपना सेट हो गया है, अब फटाफट से देखना है कि ये फॉर्मूला को अपन कैसे अप्लाई करने वाले हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू,
मैंने बोरो किया तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे जब भी आपको करना होता है, यू विल एंटर इनटू FRA, ठीक है। अब आपको लग रहा है अगर कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है, देन इन दैट केस यू यूजुअली लॉन्ग FRA, अदरवाइज यू शॉर्ट FRA। फिलहाल इस सिचुएशन में दोनों कंडीशंस अपने पास अवेलेबल है। तो अपने पास एक फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट फ्रीज करने के लिए विच इज 8.2%। एक सिचुएशन में बैंकर अपने को पैसा देके जा रहा है, दूसरे सिचुएशन में अपन बैंकर को पेमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट सिचुएशन, बैंकर अपने को पेमेंट कब करेगा, जब अपना रेट 8.2 पे फ्रीज्ड है एंड मार्केट का रेट ऊपर चले गया, मार्केट का रेट चले गया 9%। तो ये जो 0.8% है ना, ये अपन लोग ने सेव किया है। तो सेव किया है, इन शॉर्ट अपन लोग ने गेन किया है। तो गेन किया है मतलब बैंकर अपने को पैसा देके जा रहा है कि भाई क्या बात है, क्या प्रिडिक्शन है, तुमने 8.2 पे फ्रीज कर दिया, मार्केट तो ऊपर चले गया, आओ अब हम तुम्हारे को वो 0.8 जो एक्स्ट्रा तुमने कमाया हम देकर जाते हैं। दैट बिकम्स द सेटलमेंट अमाउंट, जो इस क्वेश्चन में बहुत क्लियरली दिया हुआ है गाइस, एंड दैट इज ₹978,952.52, राइट। तो ये मैंने एक सबसे पहले सेटलमेंट अमाउंट यहां पे लिख दिया, विच इज 978,952.52, 978,952.52 इज इक्वल टू एन। एन क्या है, नोशनल अमाउंट, मतलब हम लोग ने ये FRA कितने के अमाउंट के लिए किया था, 100 करोड़। सो आई थिंक दिस इज अ नो ब्रेनर, तो ये इधर मैं लिख दूंगा 100 करोड़ मल्टीप्लाई बाय, याद रखना ये 100 करोड़ पूरा लिखना पड़ेगा। क्यों, खाली आप 100 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये अमाउंट आपने पूरा लिखा है। ये जो इधर लिखा है ना 9,78,952.52, दिस अमाउंट ऑफ 9 लाख इज फुल्ली रिटन। सो इसके लिए 100 करोड़ भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा भाई। ये इधर आप करोड़ में लिख रहे हो, इधर आप पूरा अमाउंट लिख रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा दीदी। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां हो सकती है, ध्यान में रखना। सो यहाँ पे पूरा अमाउंट लिखा है, यहाँ पे भी अपन पूरा अमाउंट ही लिखेंगे। अभी फिलहाल खाली 100 करोड़ में लिख रहा हूं, जब सॉल्व करूंगा तो 100 करोड़ पूरा लिख दूंगा। मल्टीप्लाई बाय रेफरेंस रेट माइनस फॉरवर्ड रेट। तो अभी अपन लोग ने फॉरवर्ड रेट कौन सा फ्रीज किया हुआ है बेटा, बोलो। फॉरवर्ड रेट अपन लोग ने 8.2 को फ्रीज किया हुआ है। सो यहाँ पे मेरा फॉरवर्ड रेट तो आ गया 8.2, तो इज 8.2 इज 0.082 जो मैंने फ्रीज किया हुआ है बेटा, डन। RR यही तो फाइंड करना है, एंड दैट देयरफॉर विल बिकम x, वही तो मेरे को फाइंड करना है, देयरफॉर दैट विल बिकम x। आर वी क्लियर गाइस, बोलो बोलो, टेल टेल, डन। एंड देन मल्टीप्लाई बाय DTM बाय DY, ये होता है बेसिकली आपका ड्यूरेशन। अगर मंथ्स में है तो मंथ्स में, ईयर में है तो ईयर में, डेज में है, वीक्स में है, जो भी है उसको अपने को यूज करना है। सो इन दिस क्वेश्चन अपन लोग ने ये चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली बना ली है, दैट ये जो गेम चल रहा है वो कितने टाइम के लिए चल रहा है, ये गेम चल रहा है 3 मंथ्स के लिए। करेक्ट, कैन आई से 3 मंथ्स के लिए मैं बोरो कर रहा हूँ, 6 महीने बाद करूंगा, 9 महीने टोटल के लिए फ्रॉम नाउ विच इज 3 मंथ्स। सो कैन आई से इंटू 3/12 आ जाएगा बहुत क्लियरली, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, हेलो, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3/12 द होल अपॉन अगेन 1 प्लस RR मतलब अपना रेफरेंस रेट, रेफरेंस रेट मतलब जो एक्चुअल में रेट हुआ है, मल्टीप्लाई बाय DTM अपॉन DY विच इज 3/12। अब कोई भी इक्वेशन जिसमें खाली एक वेरिएबल मिसिंग है, जैसे x यहाँ पे मिसिंग है, दैट कैन बी सॉल्व मैथमेटिकली एंड आपको x का जवाब मिल जाएगा, विच इन दिस केस इज गोइंग टू बी 8.6%। अब आइडियली मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, बिकॉज मेरे को आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ड्रिल करना है, जो मैं कर चुका हूं। बट आपके लिए ये सॉल्व भी कर दूंगा मैं, ये नोट्स आप लोगों के साथ मैं टेलीग्राम पे जैसा बोला शेयर कर रहा हूं, तो वो सॉल्व नोट में आपके साथ दे दूंगा। बिकॉज अभी अपने को खाली डिस्कशन करना है, तो ये पूरा अभी मैथमेटिकली सॉल्व करने पे वी शुड नॉट स्पेंड मच ऑफ आवर टाइम। तो अपने को ये चीज गाइस क्लियर हो गई है एवरीबॉडी। सो दिस इज वेयर वी विल से, देखो अब मैं तुम लोगों के लिए पूरा का पूरा सम सॉल्व किया है, वो मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को, ये रहा। सो 978,952.52 इज इक्वल टू 100 इंटू रेफरेंस रेट, मतलब जो रेट हुआ आज से 6 महीने बाद कितना हुआ, x माइनस 0.082 इंटू 3/12, और ये 1 प्लस आर, इसको ये क्यों करते हैं, थ्रू इसको प्रेजेंट वैल्यू पे खींचने के लिए अपन लोग 1 प्लस रेफरेंस रेट यूज करते हैं, जो अपन बोलते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 0.1, अगर 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर के जैसा ये, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर से इसको प्रेजेंट वैल्यू पे अपन लोग खींच लेते हैं, एंड दैट अमाउंट वर्क्स आउट टू दिस। बस अब इसको सॉल्व करिए,
एंड यू विल गेट द आंसर। देखो, तो इधर मैंने खाली एक बार ये प्रेजेंट करके तुम लोगों को बता दिया, फिर बाद में मैंने भी इसको 100 करोड़ लिया है और उस हिसाब से सॉल्व किया है। देयर कुड बी बोलते ना इजियर वे मैथमेटिकली टू सॉल्व इट। ऑल द बेस्ट टू यू, आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मेरे हिसाब से फटाफट इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर दिया। बट मेन क्या था मेरे लिए, आप लोगों को ये डिराइव करके देना। समझ में आ गया गाइस? डन। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? When XY pays to the banker, जब XY pays to the banker होगा तो भी फॉर्मूला सेम रहेगा, बट जस्ट कीप इन माइंड इधर आपका माइनस हो जाएगा, बिकॉज नाउ सेटलमेंट अमाउंट यू आर गिविंग, सो आपके लिए वो एक नेगेटिव अमाउंट है। सो ये रहा वो इक्वेशन, आप लोगों को बना के दे दिया है मैंने सेकेंड केस का, आपको खाली उसको सॉल्व करना, यू विल गेट योर आंसर। -980872.98 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स माइनस 0.082 इंटू 3/12 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 3/12। आर वी क्लियर गाइज? प्लीज मुझे एक बार सब लोग कंफर्मेशन दे दो कि आपको समझ में आ गई बातें। डन। अब आप बोलते हो नहीं नहीं सर, यहां पे तो रेफरेंस रेट कम है, तो अपना तो 0.082, देखो ना, ये तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया ना बेटा, कि जब XY इज पेइंग टू द बैंकर तब इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन, मतलब FRA ज्यादा है, जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है ना वो नीचे चला जाएगा। तो अपने लिए काइंड ऑफ अ लॉस है, इसके लिए अपन बैंकर को पैसा रिटर्न कर रहे हैं एक्स्ट्रा जो भी गए, तो उसे फॉर एग्जांपल 7.8 पे आ गया, तो 8.2 माइनस 7.8 ऐसा होना चाहिए सर, ठीक है। आपकी बात भी मान ली, अगर वैसा भी आपका थॉट प्रोसेस है तो मैंने ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी दे दिया है, बस उसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, फिर इसको प्लस ही रखना, फिर इसको प्लस ही रखना। और कोई स्टूडेंट बोलता है नहीं सर अपने को तो एक ही फॉर्मूला पे स्टिक रहना है, डन, तो आप एक फॉर्मूला पे स्टिक रहो। तो जब इन्वेस्टर पे कर रहा है तो बस आप पे कर रहे हो, तो आप इधर माइनस लिखोगे, बाकी आपका फॉर्मूला RR माइनस FR उस हिसाब से ही फ्रीज्ड रहेगा। आपको लगता है नहीं नहीं सर यहाँ पे रेफरेंस रेट हाई है, सॉरी रेफरेंस रेट लो है, अपना फॉरवर्ड रेट हाई है, तो आप 0.082 माइनस एक्स करके सॉल्व करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इधर फिर बाद में इधर प्लस आपको लिखना पड़ेगा। Got it guys? So it's a basic thing that you should know. जब आप इसको सॉल्व करोगे you will get your answer, and इसी के साथ होता है मेरा ये वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। एनी डाउट्स एनीबॉडी? नहीं ना? अब आप समझ रहे हो, अगर आपके प्रोसेसेस क्लियर है, अगर आपके फॉर्मूला के सिस्टम्स क्लियर है, देन इन दैट केस बहुत इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। इनफैक्ट ये IRNM का मॉड्यूल का फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। ऑल यू शुड नो इज पुट अप द फॉर्मूला, यू शुड नो व्हाट इज RR, व्हाट इज FR, पेमेंट क्या होता है। अगर ये सब चीजें लॉजिकली आपको क्लियर है, then the sum is yours, for sure you will be able to do it. Okay, तो processes, formulas, practice, all of this will make a big impact in reverse level questions. फॉर्मूला वही है, कैपिटल बजटिंग में भी फॉर्मूला मेरा फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था वो ही लिखा है मैंने एज इट इज, सिर्फ जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो डालना है। यहाँ पे भी वही किया अपन लोग। चल रहे अभी अपन लोग आज के थर्ड सम के ऊपर, उसमें भी अपन लोग सेम सिस्टम ही फॉलो करने वाले हैं। दैट थर्ड क्वेश्चन गाइज इज ऑन EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये रहा वो क्वेश्चन। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4B, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो एकदम स्मूथली आपका हो जाएगा, बट सिस्टम तो वही फॉलो करेंगे। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जैसे मेरे दिमाग में आता है, सबसे पहली चीज मैं क्या लिखूंगा, उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नोपैट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। मैं नहीं बोल रहा फॉर्मूला रट्टा मारना है, फॉर्मूला लॉजिकली ही खुद को डिराइव करना होता है। अपन ने लॉजिकली डिराइव कर लिया, उसके बाद में वो एग्जाम टाइम पे क्लिक होके उसको प्रेजेंट करना है, जो मिसिंग नंबर्स है वो आपको कैलकुलेट करके डालना है, बिंगो, यू गेट योर फुल मार्क्स। प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूं, प्रोसेस इज यू शुड नो द फॉर्मूलाज, प्रोसेस इज कब कौन सा फॉर्मूला कहां पे प्रेजेंट कर रहा है, यू शुड नो दैट, प्रेजेंट कर लो। दो सम तुम लोगों को अभी कंटिन्यूअसली दिखाया, फॉर्मूला था, प्रेजेंट किया, नंबर्स डाला, गॉट द आंसर। थर्ड सिस्टम सेम चीज फॉलो करने वाला हूं। आओ देखो, पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ABC लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया है, डेट दे दिया है, इन्वेस्टेड कैपिटल दे दिया है 250 lakhs, 170 plus 80 lakhs is equal to 250 lakhs. Following is the data given to estimate the cost of capital. बीटा दिया है, रिस्क फ्री रेट दिया है, एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है, खेल गया।
इंस्टीट्यूट ये एक छोटे पॉइंट में है ना खेल जाता है। मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है, मार्केट रिटर्न नहीं दिया है। आप अगर इसको आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, अगर आपने इसको आर एम जे जैसे 10 माइनस 8 करके सॉल्व करके आए गया, पूरा सम में आपको मिलेगा 0। ये है मार्केट रिस्क प्रीमियम विच इज आर एम माइनस आर एफ। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बस। सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन दोस 3 आवर्स एंड ऑब्वियसली यू विल डू गुड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड दिया हुआ है 31,10,000, वेरी नाइस। सो रिवर्स क्यों बन गया? क्योंकि यूजुअली अपने को नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डब्ल्यूएसीसी अपन करते हैं एंड देन वी गेट द ईवीए। यहाँ पे तो ईवीए दे दिया है तो ईवीए सब्स्टिट्यूट करेंगे। नोपैट अपने को काइंड ऑफ फाइंड करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है एंड वी विल गेट आवर आंसर। एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। अपने को कैलकुलेट करना है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। शैल वी स्टार्ट? यस वी विल। फटाफट 1 मिनट रीड कर लो इस क्वेश्चन को एंड लेट्स स्टार्ट। अब एज यूजुअल ये सम को सॉल्व करने के पहले द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज गो टू माय फॉर्मूला शीट। ठीक है, आई होप गाइज ये आप लोगों के पास होगा। ये हमने बहुत मेहनत से बनाई हुई मैजिक बुक है। सो इसमें सारे फॉर्मूलाज एक जगह पर है। काफी सारे, ऑलमोस्ट many students, thousands and thousands of students have already have this book. If you don't have, please have it right away. और जिसके पास है, दिस इज अ गोल्ड माइन, बट उसको कैसे यूज करना है वो आपके हाथ में। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख के दे दिया है, बट खुद से जो लिखा हुआ चीज है दैट इज नेवर गोइंग टू बी अ सब्सटीट्यूट। सो वो सब चीज बार बार रिवीजन लेक्चर्स है जो मेरे इसके ऊपर बेसिस पे बनाए हुए हैं, वो आपको सुनने पड़ेंगे, अप्लाई करना पड़ेगा, सम्स को एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट इज नेवर गोइंग टू बी टेकन अवे। कितना भी अच्छा समरी बुक बना लूं, कितना भी अच्छा कुछ भी कर लूं, आपका मेहनत तो लगेगा ही लगेगा, है ना। चलो आ जाओ। सो अभी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है। सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूं पता है क्या? इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं क्या? नोपैट माइनस कैपिटल चार्ज, या जिसको अपन बोलते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस क्वेश्चन में इन्वेस्टेड कैपिटल बहुत क्लियरली दे दिया है 250 लैक्स। सम पढ़ते वक्त ही अपन लोग ने देख लिया था। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन लोग अभी फाइंड कर लेंगे एज अ वर्किंग नोट। ठीक है, नोपैट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे को एज अ बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा गाइस। क्यों? क्योंकि मेरे को ईवीए दे दिया है भाई। मेरे को इन्वेस्टेड कैपिटल है, मेरे पास ईवीए है। मैं बोला ना, फॉर्मूला लिख लिया, सब्स्टिट्यूट करते जाओ नंबर्स, यू हैव द की टू द आंसर। तो अब मेरे को बचा क्या? डब्ल्यूएसीसी। डब्ल्यूएसीसी के लिए काफी सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है, वो मैं फाइंड कर लूंगा तो मेरे को ये भी मिल जाएगा। मेरे को बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा नोपैट, बराबर है। नोपैट पे से मेरे को पैट पे आना है। आओ आगे 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 देखो, सब सिस्टम आप लोगों के लिए रेडी है मेरे पास यहाँ पे। अब नोपैट मेरे पास आ गया, इसमें से मेरे को बस अब कुछ नंबर्स को ऊपर नीचे करना है। मेरे पास टैक्स रेट अवेलेबल है, मेरे पास इंटरेस्ट है, एबिट है। मेरे लिए पैट विल बिकम अ बैलेंसिंग फिगर, या और भी देर आर वेरियस वेज इन विच आई कैन कैलकुलेट द पैट। मेरे पास एक नॉर्मल उसका वर्किंग है, यहाँ पे देखो ये नोपैट का वर्किंग है, इसमें से भी मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट आई हैव अ शॉर्टकट फॉर्मूला आल्सो, सो ये शॉर्टकट फॉर्मूला को यूज करके भी मैं मेरे पैट पे आ जाऊंगा। सो इन शॉर्ट, एक फॉर्मूला यहां से उठा दिया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में ही दूसरी चीज यहां से उठा ली, आई हैव माई आंसर। बाकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए अभी मैं फिलहाल यूज करने वाला हूं ये कैलकुलेशन का टेक्निक, एंड बिंगो आई हैव माय आंसर। चलो फटाफट आ जाओ इस चीज के ऊपर एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 4B का सोल्यूशन पे आ रहे हैं अपन लोग। फटाफट से पहले लिख रहे हैं अपन ईवीए इज इक्वल टू नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ईवीए मेरे को यहाँ पे बहुत क्लियरली दे दिया है एंड दैट इज 31,10,000। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड 31,10,000। अच्छा, 2 जगह पे ये लोग ने दिया उस चीज को। सो 31,10,000 इज इक्वल टू नोपैट। नोपैट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट एज अ बैलेंसिंग फिगर आई विल बी एबल टू कैलकुलेट इट। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 250 लैक्स, तो वो फटाफट अपन लिख देंगे यहाँ पे 250 लैक्स मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे पास नहीं है, उसके लिए एक वर्किंग नोट बन जाएगा
and we will be able to calculate this. So on that note, quickly working note 1 for weighted average cost of capital. मेरे पास सबसे पहले लिखना है सोर्स में है मेरे पास इक्विटी और दूसरा है मेरे पास डेट. अमाउंट भी मेरे को दे दिया है 170 lakhs and 80 lakhs. तो 170 lakhs and 80 lakhs टोटल आता है मेरे पास 250 lakhs. डन सर. इसके बाद में है मेरा दोनों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल और दोनों का मेरे को लिखना है वेट. तो पहले मैं इधर लिख लेता हूं वेट्स. तो वेट्स तो फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा. दिस इज नथिंग बट 170 अपॉन 250, राइट, एंड दिस इज 80 अपॉन 250. अब मेरे को यहाँ पे खाली कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड आई हैव माय आंसर. चलो देखते हैं फटाफट डेट का क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. कूपन रेट दिया है 10%. ऑल ऑफ अस नो दैट वी शुड ऑलवेज राइट देयर पोस्ट टैक्स. सो 10 माइनस 30% कर दूंगा मैं. सो यहाँ पे मेरा डेट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा 10 माइनस 30% इक्वल टू 7. तो ये इधर आ गया मेरा 7. अब बचता है मेरा खाली कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इक्विटी. उसके लिए भी सीएपीएम का फॉर्मूलाज वो लोग ने बहुत क्लियरली दे दिया है. क्वेश्चन रीड करते वक्त भी अपन लोग ने ये चीज रिकॉग्नाइज कर ली थी. तो क्यों ना फटाफट इधर ही अपन लोग बोलते हैं कि भाई यूजिंग सीएपीएम. देखो कभी भी ये फॉर्मूला यूज करो ना, कौन सा, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा. वेन एवर यू यूज दिस फॉर्मूला, कभी भी वर्ड सीएपीएम साथ में लिखना ही लिखना. ठीक है ना, ये दोनों जुड़े हुए हैं साथ में. ये जहां जहां चलेगा तेरा साया विच इज सीएपीएम, साथ हो, मतलब एक इम्पैक्ट पड़ता है यार. एग्जामिनर बोलेगा वाह क्या सही बंदा है, फाइनेंस का नॉलेज रखता है बंदा. सो दैट हेल्प्स. आरएफ क्या है बेटा, आरएफ इज रिस्क फ्री रेट. रिस्क फ्री रेट इज बेटा 8%. सो इधर आने वाला है 8 प्लस आर एम माइनस आर एफ अपने को दे दिया है 10 इंटू बीटा अपने को दे दिया है बीटा ऑफ एबीसी लिमिटेड दे दिया है 0.9. वाह. और क्या चाहिए लाइफ में, 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17%. ये लो आ गया मेरा 17. गॉट इट एवरीबॉडी. सो झटके में, एक झटके में अपना ये पूरा का पूरा वर्किंग हो गया एज रिगार्ड्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट एनी इश्यूज. आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द नंबर्स वर क्वाइट एविडेंटली गिवन एंड मेरे को यहाँ पे मिल गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. चलो, सो 170 डिवाइड बाय 250 इंटू 17, ये आ जाता है मेरे पास इधर 11.56. 80 बाई 250 इंटू 7, यह आ जाता है 2.24. जब मैं 2.24 और 11.56 को ऐड करता हूं तो मुझे मिल जाता है 13.8. क्लियर एवरीबॉडी. सो यह आ जाता है मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज 13.8%. सॉल्व कर लो इसको तो नोपैट मिल जाएगा. सो 250 lakhs इंटू 13.8% माइनस 31,10,000. फटाफट से मैं इधर लिख देता हूं भाई, मेरा नोपैट आ गया है 3,40,000. अब और एक लेवल पीछे जाएंगे तो मुझे खाली यहाँ पे जो पैट चाहिए वो भी मिल जाएगा. बट सबसे पहले समझ में आ गया आप लोगों को. सो वी आर डन विद दिस कैलकुलेशन एज रिगार्ड्स नोपैट इज कंसर्न. मेरा ये पूरा जो लेक्चर लेने का जो रीजन है इज नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मतलब वो तो सेकेंडरी है मेरे लिए, वो तो करना ही है. बट पॉइंट इज रिवर्स लेवल क्वेश्चन से अपने को डरना नहीं. इट इज एज सिंपल एज जो जो एक सिस्टम अपन लोग ने सेट किया हुआ है ना, उसी को पुटअप करते जाना है. ऑटोमेटिकली यू विल कीप ऑन मूविंग फॉर श्योर. तो आगे भी कभी रिवर्स लेवल क्वेश्चन आता है सो बैकफुट पे नहीं आना है, उसको फ्रंट फुट पे आके अपने को खेलना है. गॉट इट गाइस. सो ये हो गया, ये हो गया. अब मेरे पास नोपैट आ गया. नोपैट को यूज करके क्विकली मैं सॉल्व कर लूंगा मेरा ये पैट का कैलकुलेशन. ओके जस्ट अ मोमेंट, मेरे से कैलकुलेशन एरर हो गया है. सो इट इज 250 लाख, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा. सॉरी माय मिस्टेक. तो ध्यान रखना है ये चीजें. इंटू 13.8% जो है वो 34,50,000 होता है. तो नोपैट ऐड हो जाएगा प्लस 31,10,000 एंड इट विल बिकम 65,60,000. करेक्ट. सो ये हो जाता है 65,60,000. अब अपने को फाइंड आउट करना है पैट. ठीक है, नोपैट से अभी अपन लोग फाइंड आउट करेंगे पैट. सो देखो एक बात समझ लो, क्या पैट कैसे कैलकुलेट होगा. इट इज नथिंग बट एबिट माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में अपने पास अवेलेबल है. सर कहां से अवेलेबल है ये देखिए. तो यहां पे देखिए लिखा है डेप्ट कूपन रेट 10%. तो 10% का 80%.
सो यहाँ पे वी विल से 80 लाख का 10%। सो 80 लाख का 10% कितना होता है बेटा? 8 लाख, राइट। सो इधर मैं लिख देता हूं 8 लाख। ये मुझे मिल जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें मैं टैक्स माइनस कर दूंगा एट द रेट 30% एंड आई विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर पैट। बट उसके लिए मेरे पास एबिट होना जरूरी है ना। तो अभी इधर आ जाओ, अपने नोट्स पे आ गए अपन। अभी यहाँ पे तुम लोग नोट करोगे, देखो ये एक फॉर्मूला यहाँ पे भी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, नोपैट इज इक्वल टू एबीआईटी माइनस टैक्स रेट इंटू ईबीआईटी। नोपैट है, टैक्स रेट है, ईबीआईटी एज अ बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। जैसे ही ईबीआईटी मिल गया, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया, काम खत्म। या फिर मेरे पास और भी नीचे मैंने अलग अलग फॉर्मूलाज डिराइव किए हुए ईबीआईटी के। आइदर वेज यू कैन डू इट एंड यू कैन गेट योर आंसर। तो फिलहाल अभी अपने पास बिकॉज नोपैट है, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। सो नोपैट इज इक्वल टू एबिट इंटू 1 माइनस टी है, उसको मैंने कल इधर एक्सपांड करके लिखा हुआ है, माइनस टैक्स रेट इंटू एबिट। सो ये आ जाता है, नोपैट कितना है मेरा? नोपैट आया है मेरा 65,60,000। सो 65.6 इज इक्वल टू एबिट विल बिकम एक्स माइनस टैक्स रेट है 0.3 इंटू एक्स। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ एक सेकेंड। सो 65.x इज इक्वल टू, इसको x माइनस 0.3x इज, ये बेसिकली है 1x माइनस 0.3x इज 0.7x। सो x इज इक्वल टू 65.6 डिवाइड बाय 0.7 इक्वल टू, एंड दिस इज 93.7143। तो ये इधर पूरा इसको लिख लेंगे तो 65,60,000 डिवाइड बाय 0.7 ये आता है। प्रॉपर ही लिख लेते हैं भाई, बेटर रहेगा। सो x जो मेरा एबिट है इज इक्वल टू 9371,429, राइट। सो 9371,429। सो आई विल राइट हियर 9371,429 माइनस 8 लाख। So 9371,429 माइनस 8 लाख, ये आ जाता है 85,71,429। इसमें से 30% माइनस, तो बचेगा फाइनली 60 लाख। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आप लोगों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है। दिस इज द फाइनल आंसर। जी हाँ, ऑलराइट गाइस। सो क्या समझ में आया आपको? रिवर्स क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्या फॉलो करना है? प्रोसेस। प्रोसेस क्या है आपका? आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए कौन से कॉन्सेप्ट में वो फॉर्मूला कनेक्ट हो रहा है। प्रेजेंट कर लो उस फॉर्मूला को, फिल कर लो जो भी चीज अवेलेबल है, एंड फाइनली जाते जाते आपको आंसर आ जाएगा। एंड तीनों सम अपन लोग ने उस प्रकार से ही किए। तीनों सम बेसिक सम्स थे फ्रैंकली स्पीकिंग, बट जो यूजुअल अपना टेंडेंसी है फाइंड करने का, उससे थोड़ा कुछ अलग था। एंड बस उसको अपन लोग ने सॉल्व किया। आई होप गाइज वी आर वेरी क्लियर। इफ एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली गेट बैक टू मी। आपको और नए कौन से क्वेश्चंस चाहिए ये आपको बताना पड़ेगा। द comment box is definitely open for you. In case you have any doubts, any questions, you can just drop me a WhatsApp and we'll make a video on it very soon. Time for me to say hasta la vista. Take care guys, keep smiling. बहुत अच्छा questions थे and we were able to solve it in the best manner possible. ठीक है, सो ये वाले हो गए हैं सम। और भी सम्स है जो मेरे को करवाने डेरिवेटिव्स के, और इन जनरल मेरे भी कुछ दिमाग में चल रहा है रिलेटेड टू एमसीक्यू एंड एवरीथिंग। दैट आल्सो आई विल प्रेजेंट ऑन दिस चैनल वेरी वेरी सून। अच्छा, बस खाली एक दो चीजें ध्यान में रखना। विदाउट फेल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बिकॉज ये जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। प्लस टेलीग्राम चैनल पे ही मैं रन करूंगा एमसीक्यू क्विजेस फॉर एवरी चैप्टर। सो ये दोनों के लिए आपको ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल। एंड माई सजेशन, एटलीस्ट हैव माई मैजिक बुक फॉर AFM, बिकॉज दैट विल इंश्योर कि आपके ये जो फॉर्मूलाज वाला सिस्टम है ना, वो एक जगह पे आ जाए।
सारी की सारी थ्योरी आपके पास एक जगह पे आ जाए, एंड एटलीस्ट यू आर सिक्योर्ड इन दैट मैनर, सो दैट आपका 2-3 बार अच्छा रिवीजन हो पाएगा. दैट्स द होल इंटेंशन. बाय बाय, थैंक यू सो मच.